भाई इन्फिनिक्स का GT Book लॉन्च हो चुका है। ये इन्फिनिक्स का पहला गेमिंग लैपटॉप है और तुम्हारे लैपटॉप वाले भैया एक्सक्लूसिवली लाएंगे नहीं है चैनल पे। और हाँ, इससे रिलेटेड हमने ट्वीट डाला था। हम ट्विटर पे बहुत एक्टिव हो चुके हैं, तो वहाँ पे सॉरी एक्स, तो वहाँ पे फॉलो कर लेना। और भाई तुमने बहुत बढ़िया थॉट शेयर करे और कहा ये रिव्यू करो। मैं कहा क्यों नहीं, डब्बा खोल लेते हैं पहले। तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा सा डब्बा है हमारे पास। यहाँ लिखा है GT Book और ये ना i9 वाला वेरिएंट है। बाहर डब्बे पे लिखा है पर ग्राफिक कार्ड मेंशन नहीं है डब्बे पे। वो हम जरा डब्बा खोल के देख लेते हैं कौन सा ग्राफिक कार्ड है। भाई ये बहुत बड़ा डब्बा नहीं बना दिया उन्होंने। अब ये पता नहीं रिटेल पैकेजिंग भी ऐसी होगी या कैसी होगी। ओ डब्बे के अंदर दो छोटे छोटे डब्बे, भाई 2 लैपटॉप दे दिए क्या इन्होंने। ओ ये रहा GT Book। अच्छा ये भी GT Book। इसमें लैपटॉप है। तो फिर जिसमें कुछ हल्का हल्का लग रहा है, पहले इसको खोलते हैं। क्या लगता तुम्हें क्या हुआ इसके अंदर? कूलिंग पैड, कीबोर्ड माउस। तो इसके अंदर एक माउस पैड दिया है इन्होंने, एक हेडफोन दिया है अपना और एक है माउस, और कुछ नहीं है। असली बॉक्स। रिकॉर्डिंग कटनी हुई है ये डब्बा। लैपटॉप टूटा निकला, मेरी गारंटी नहीं है। मजा आया। ओहो भाई फुल गेमिंग लुक यार। वैसे हमने इसके फोटोज तो देख लिए थे। ओहो बड़ा फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है। ऑब्वियसली कागज पुस्तक, पावर कॉर्ड, भारी भरकम चार्जर। ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप है तो हमारे को मिलेगा यहाँ पे 10.8 × 19.5। भैया कैलकुलेटर निकालो। ये हमारा 210 वॉट का अडेप्टर। सुंदर सुंदर लैपटॉप उठा लिए। ओ भाई साहब, ओए भाई साहब, भाई मार्केट में पहला लैपटॉप, मतलब गेमिंग पहला लैपटॉप है इनका। वैसे बहुत सारे लैपटॉप आ चुके हैं और ये चल अच्छा उसमें चार्जिंग लगानी पड़ेगी। उसके हिसाब से जो इन्होंने मतलब लुक्स वगैरह दिए हैं काफी डिफरेंट है। और अभी हम इसको चलाते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको मिलते हैं अगले ही शॉट में। अप्रोक्सीमेटली 1 हफ्ता हो चुका है इस लैपटॉप को टेस्ट करते हुए और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी इसकी। तो जो तुमने वहां पे पूछा है वो सब भी इस वीडियो में कवर कराया है। पूरा इन डिटेल बातचीत करेंगे इस लैपटॉप के बारे में, कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, कैसे थर्मल से, क्या क्या अच्छी चीजें और कहां अच्छी हो सकती थी वो सब। एंड जो शुरू में अनबॉक्सिंग के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा चीजें दिखाई ना, वो इनका इंट्रोडक्टरी ऑफर है जो आपको फ्री मिलेगा इनके सब वेरिएंट्स के साथ। उनकी वैल्यू 8000 रुपीज ब्रांड कह रहा है। 1500 का माउस हो गया, 2000 का हेडफोन लगा लो और 600-700 800 रुपए का माउस पैड। ये तो किसी भी हिसाब से 8000 नहीं बैठे। MRP जोड़ दी भाई साहब। तो भाई इसके अंदर टोटल हमारे को 3 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। एक i5 12450H के साथ RTX 3050 6GB VRAM वाला जो हमारे को 59990 का मिलेगा। देन i5 13420H के साथ RTX 4050 6GB VRAM वाला 79990। एंड जो टॉप वेरिएंट है जो हम इस वीडियो में रिव्यू कर रहे हैं, i9 3900H के साथ RTX 4060 8GB VRAM वाला, ये 99990 का इन्होंने लॉन्च करा है। तो भाई जो प्राइसिंग है बहुत ही अग्रेसिव रखी है, 4060 अंडर 1 लाख, वो भी थिन गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से। एंड ये एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट पे सेल पे जा रहा है 27 मई को। एंड अगर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया सुंदरता से, पूरी फ्यूचरिस्टिक लुक्स है। बीच में हमारे को मेका लूप मिलता है जो इनके सारे GT प्रोडक्ट्स में मिलता है। GT 10 Pro में भी था, GT 20 Pro इनके फोन पे भी है और अब इनके लैपटॉप पे भी है। एंड यहाँ पे टॉप लिड में बढ़िया पैटर्न मिल जाएगा। इन्फिनिक्स GT की ब्रांडिंग है और टॉप लिड यहाँ पे हमारे को मेटल की मिलती है। और टॉप लिड फ्लेक्स ज्यादा नहीं है, बहुत माइनर सा है। बिल्ड क्वालिटी मतलब अच्छी है लैपटॉप की। एंड इंटीरियर हमारा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड वाला है और यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स भी काफी माइनर सा है लैपटॉप के अंदर। और यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर भी यहाँ पे बढ़िया सा पैटर्न बन रखा है गेमिंग वाला और इन्फिनिक्स GT यहाँ पे भी लिखा है। और भाई नीचे से क्या सुंदर है लैपटॉप, यहाँ पे नीचे भी हमारे को पूरा मेटल बिल्ड में मिलता है और ऑरेंज कलर का मैश यहाँ पे यूज कर रखा है जो एकदम गेमिंग वाली बातचीत देता है भाई। उसके अलावा गेमिंग लैपटॉप है, RGB वाली बातचीत कर रखी है। कीबोर्ड में तो RGB डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पीछे हमारे को RGB स्ट्रिप मिलती है जिसके कलर्स आप कस्टमाइज कर सकते हो इसकी कंट्रोल सेंटर वाली ऐप के अंदर। इसके अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स आप सेटअप कर सकते हो, डिफरेंट कलर सेट कर सकते हो। गेमिंग वाला अलग डिजाइन मिल जाएगा जिसके अंदर यहाँ पे लूप और कवर मिलता है और म्यूजिक के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, रिदम हो या बीट हो। यहाँ पे म्यूजिक के हिसाब से लाइट है ऊपर नीचे हो रही है, मतलब लैपटॉप में फुल गेमिंग वाली वाइब है। और ये जो हमारे पास लैपटॉप है ये ग्रे कलर का है, इसके अंदर एक सिल्वर कलर भी आपको मिलेगा। एंड बेस्ट पार्ट इस लैपटॉप का भाई इसका वेट 2.1 kg का ये लैपटॉप है, i9 4060 वाला। एंड जो दूसरे वेरिएंट है वो अंडर 2 kg 1.99 kg तक का वेट होगा उनका। और भाई गेमिंग लैपटॉप के साथ ये वेट अचीव करना, थिन सीरीज का गेमिंग लैपटॉप है ये। और अगर यहाँ पे चार्जर को भी इंक्लूड कर देते तो लैपटॉप का वेट 3 kg से अप्रॉक्स हो जाता है। और लैपटॉप काफी पतला है, 19.9 mm थिन है। आप देख सकते हो कितना ही मोटा है। अगर फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप के साथ रखते हो तो देखो भैया एकदम अलग ही पतला सा महसूस दे रहा है।
तो एकदम ट्रैवल करते हो साथ में उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है एंड स्क्रीन वॉबल यहाँ पे हमारे को काफी माइनर मिलता है। और अब जरा टेक्निकल बातचीत कर लेते हैं। i9 3900H वाला वेरिएंट है हमारे पास, जो हमारा 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 6 पी कोर है इसके अंदर, 8 ई कोर्स है। Nvidia GeForce RTX 4060 है इसके अंदर, 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, 90 वॉट TGP के साथ ही आता है। एंड तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन आ रही होगी भैया 140 वॉट वाले से कितना लो पावर्ड होगा, तो यहाँ पे तुम्हारे सामने बेंचमार्क है, Geekbench 6 का हो गया सबसे पहले। अब यहाँ पे देख सकते हो 10,000 नंबर्स का फर्क है यहाँ पे Geekbench 6 के OpenCL में। और 3D Mark का GPU वाला स्कोर देखोगे तो यहाँ पे 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस हमारे को अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, और ब्लेंडर में 3000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 140 वॉट वाला माइनर सा बूस्ट आपको देगा, क्योंकि वो 110 115 तक जाता है किसी किसी सिनेरियोज में जब उस पर लोड पड़ता है। पूरा 140 वॉट तक RTX 4060 जाता ही नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। तो इसका 90 वॉट भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। एंड 90 वॉट रखने का एक रीजन भी है, भैया इतना पतला लैपटॉप बनाया है तो चीजें थोड़ी सी तो अंडर पावर करके डालनी पड़ेगी ना, थर्मल्स भी तो मेंटेन करने हैं। थर्मल्स इंटरेस्टिंग है लैपटॉप के, आगे बताता हूँ सारा कुछ। एंड यहाँ पे हमारे को 32 GB की LPDDR5X रैम मिलती है, और आप देखोगे टास्क मैनेजर में 8 of 8 दिखा रहा है, तो यानी कि सोल्डर्ड रैम है, आप अपग्रेड नहीं कर सकते। एंड भाई 32 GB से तो ऊपर चाहिए भी नहीं, चाहे आप प्रोडक्टिव टास्क कर लो चाहे गेमिंग कर लो। और ये एक लौता ऐसा गेमिंग लैपटॉप है जिसके अंदर 32 GB रैम है, इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलती गेमिंग लैपटॉप में 16 GB से ऊपर। और यहाँ पे 1 TB की Gen 4 SSD इसके अंदर मिलती है। जो Gen 4 SSD की स्पीड्स है ना, वो बेसिक वाली है 5000 4000 वाली, जो पीक होती है वो 7500 तक जाती हैं। बट ये स्पीड्स भी सही है, चाहे आपको जैसा भी काम करना हो लैपटॉप पे। और हाँ, इसके अंदर स्टोरेज के लिए कोई अपग्रेड नहीं है, यहाँ पे सिंगल SSD स्लॉट हमारे को मिलता है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2 TB पर स्लॉट ये अपग्रेड हो जाना चाहिए। और भाई लैपटॉप के साथ Microsoft Office 365 मिलेगा 1 मंथ के लिए, उसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा। साथ में MS Office लाइफ टाइम वाला नहीं है। एंड अब जरा बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। सबसे पहले बेंचमार्क के नंबर्स पे नजर डालो। सबसे पहले हमारा Cinebench R23 का बेंचमार्क 16000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर एंड 1968 सिंगल कोर। फिर ये हमारा Geekbench 6 का बेंचमार्क आ गया, OpenCL फॉर द GPU 93000 के आसपास, जो कि सही है। और ये हमारा Cinebench 2024 का स्कोर हो गया, क्रॉसमार्क का बेंचमार्क हो गया उसके बाद। एंड 3D Mark टाइम्स पाई, इसमें भी नंबर्स बढ़िया निकल के आ रहा है, टोटल स्कोर 10000 प्लस। फिर PC Mark 10 7000 के आसपास, VR Mark में भी भाई सुपर स्कोर निकाल के देके गया है, ब्लेंडर बेंचमार्क में भी 3300 के आसपास। तो भाई 90 वॉट वाला 4060 जो है उसके हिसाब से नंबर बिल्कुल सही निकल के आ रहे हैं। जो रेगुलर लैपटॉप के रिव्यूज वगैरह देखते रहते हैं, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि 3900H जो है वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि अगर Cinebench R23 को उठा के देखें 20000 के आसपास पीक स्कोर निकल के आता है, इसके अंदर 16000 के आसपास है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे CPU को थोड़ा सा अंडर वोल्ट कर रखा है, जिसकी वजह से वो थोड़े थर्मल्स मेंटेन रहे और उसकी वजह से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा सैक्रिफाइस होगा। लेकिन अगर आपको रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात बताऊं, हमने इसके अंदर 4K एडिटिंग करके देखी, भाई कोई दिक्कत नहीं आती। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर चलाना हो, बढ़िया मक्खन चल जाएगा। स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह आपको करनी है, ऐप डेवलपमेंट से लेके मिलिटर लेवल तक की, तब भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा मल्टीटास्किंग होगी, किसी भी लेवल तक कर लो, कुछ भी खोल लो, कितनी भी एप्लीकेशन, कितने भी टैब्स, क्योंकि 32 GB रैम और भाई तगड़ा CPU है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले टास्क करने हैं, वो भी आराम से करवा देगा। 8 GB VRAM वाला GPU है एंड 90 वॉट पावर पे वो बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। एंड इसके अंदर GPU को पर्टिकुलरली टेस्ट भी करके देख रहे थे, हमने फॉर्मार्क चलाया था इसके अंदर 1 आवर के लिए, 90 वॉट तक गया भी मैक्सिमम एंड कोई भी थ्रॉटल नहीं हुआ। तो GPU के परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। एंड GPU इंटेंसिव टास्क बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को गेम डेवलपमेंट करना है, किसी को आफ्टर इफेक्ट्स चलाना है, किसी को 3D मॉडलिंग, अलग अलग लेवल के टास्क होते हैं। तो भैया कोई 3050 पे भी काम कर रहा है तो किसी को 4090 भी कम पड़ रहा है। तो वो चीज का आप ध्यान रखना, जितना मीठा डालोगे चाय उतनी मीठी बनेगी, उतनी फ्यूचर प्रूफ चाय बनेगी। फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप आप ले पाओगे। और बाकी अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन वाली ऐप चलानी है, वो CPU इंटेंसिव टास्क होता है, CPU अच्छा है। मैं i9 3900H के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब प्रोडक्टिविटी में लैपटॉप कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला। और CPU के थर्मल चेक करने के लिए हमने Cinebench 2024 चलाया था, मल्टी कोर का स्कोर चला के छोड़ दिया था। एंड HW इन्फो के अंदर मैक्सिमम 86 वॉट तक वो पुश हो तो रहा था, लेकिन उसके बाद नॉर्मली 60-65 वॉट के आसपास आ जा रहा था। एंड 90 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर एक बार भी नहीं गए मल्टी कोर परफॉर्मेंस में। सिंगल कोर में तो हम गेमिंग में देख ही लेंगे। एंड कहीं पे भी थ्रॉटलिंग का इशू नहीं आया। और हमने इसके अंदर प्राइम 95 भी टेस्ट करा था 1 आवर के लिए, 100% यूसेज में डाल दिया था CPU को ना, तो 92 डिग्रीज मैक्स चला गया था उसके अंदर CPU टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर जो हमने रखा था ना, वो 28 डिग्रीज के आसपास था। मैंने कंडीशन बता दूंगा भैया AC तो नहीं चल रहा था, 28 डिग्रीज नॉर्मल है। एंड जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है ना i9 3900H की, वो 5.3 तक गई तो एक बार, लेकिन जो एवरेज है वो 3.3 के आसपास ही रह रहा था। और भाई इतनी बातें चल रही हैं तो थोड़ा गेम टेस्ट भी करके देख लेते हैं, गेमिंग में कैसी परफॉर्मेंस देता है। 1200p वाला पैनल है इसके अंदर, 1200p पे सारे गेम टेस्ट करें हैं। 4068 GB है, तो हमने कुछ गेम 1440p में भी टेस्ट करें, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कभी बड़ी स्क्रीन पे लगा खेलने का मन बने तो खेल पाओगे या नहीं इस लैपटॉप पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैलोरेंट से। 1200p पे सारे गेम टेस्ट करेंगे जो उसका नेटिव रेजोल्यूशन है। एंड जैसे कि इसके अंदर हमारे को i9 3900H मिलता है, तो उसके हिसाब से वही हमारे को 300 एवरेज FPS यहाँ पे मिल रहा है, समटाइम्स 250 300 के आसपास, और अच्छे खासे प्लेबल FPS है। उसके बाद CS2 वेरी हाई सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे आराम से हमारे को 150 160 170 FPS के आसपास मिल रहा है।
और सारे स्टैट्स आप देख सकते हो। जैसे हमारा ये वाला गेम जीपीयू इंटेंसिव हो चुका है तो जीपीयू अच्छी खासी वोल्टेज पुश कर रहा है, जीपीयू वीरैम भी अच्छी खासी कंज्यूम हो रही है, और जो सीपीयू है सीपीयू हमारा 30, 35, 40 वॉट तक ही जा रहा है, और क्लॉक स्पीड भी उस हिसाब से। गेमिंग में हमारी सिंगल कोर परफॉर्मेंस लगती है तो उसके अंदर जितनी नीड है गेमिंग के अंदर उतना ही जा रहा है, तभी परफॉर्मेंस हमारी सही निकल के आ रही है। उसके बाद फार क्राई 6 अल्ट्रा सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे भी हमारे को बढ़िया 99-100 FPS के आसपास मिल रहा है। और हाँ, भूलना मत, ये 1600p या 1440p वाला पैनल नहीं है, 1200p वाला पैनल है, इस वजह से हमारे को 4060 के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है। देन GTA 5 वेरी हाई सेटिंग्स पे आराम से 140-150 FPS के आसपास, एंड हमारा रूम टेम्परेचर 28-29 डिग्रीज के आसपास है, और किसी भी केस में अभी तक 75 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं गए, तो अभी आगे भी देख लेते हैं। देन Forza Horizon 5 में हमारा रे ट्रेसिंग भी हाई पे हो जाता है, और DLSS फ्रेम जनरेशन इसके अंदर मिलता है जो एक तरफ क्वालिटी पे है, एंड यहाँ पे देख सकते हो अब लगभग सेमी FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में। और जीपीयू हमारा 80 वॉट 85 वॉट तक पुश कर रहा है। अभी और आगे गेम्स देखते हैं क्या सीन होता है। और वीरैम आप देख सकते हो पूरी 8GB के आसपास तक कंज्यूम हो रही है। देन RDR2 फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट प्रीसेट, इसके अंदर भी DLSS हमने लगाया था तो 10 to 12 FPS का बूस्ट मिल गया था यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जीपीयू फुल 90 वॉट तक जा रहा है, वीरैम भी अच्छी खासी कंज्यूम हो रही है, और RDR2 में ज्यादा सीपीयू यूज होता ही नहीं है हर बार की तरह, तो यहाँ पे तो बहुत ही कम यूज हो रहा है और बहुत ही कम टेम्परेचर है। उसके बाद COD Warzone 2.0 एक्सट्रीम सेटिंग्स पे और DLSS एक तरफ क्वालिटी पे, एंड इसके अंदर हमारे को आराम से एक्सट्रीम प्रीसेट के अंदर 100, 110, 120 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में, जो कि काफी अच्छे खासे है। काफी ज्यादा जीपीयू इंटेंसिव गेम है ये। आप वीरैम वगैरह कंजम्पशन भी देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा सीपीयू टेम्परेचर यूज होते होते 80 डिग्रीज तक पहुंच चुका है। अभी आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद हॉगवर्ट्स लेगेसी यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे, जिसके अंदर हमारी रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे हो जाती है, और इसके अंदर फ्रेम जनरेशन मिलता है, और फ्रेम जनरेशन से भैया FPS में बूस्ट देख रहे हो 50 से 60 FPS का बूस्ट। वैसे दोनों सिनेरियो के अंदर गेम प्ले अलग अलग है, बट स्टिल यहाँ पे बहुत तगड़ा फ्रेम जनरेशन का बूस्ट मिलता है, और यहाँ पे मतलब हॉगवर्ट्स लेगेसी में परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिल रही है। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं लास्ट ऑफ अस। इसके अंदर हमारे को DLSS मिलता है जो एक तरफ क्वालिटी पे है, वो हमारे को 2-4-5 FPS का बूस्ट मिलता है, एंड भाई लास्ट ऑफ अस में पता लग पाती है परफॉर्मेंस। पूरा वीरैम कंजम्पशन है, रैम आप देख सकते हो भाई 22-23 GB के आसपास कंज्यूम हो रही है, और FPS भी अच्छे निकल गए हैं। 1200p पे, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस वेरी हाई सेटिंग्स, फ्रेम जनरेशन इसके अंदर मिलता है। स्टार्टिंग में हमने रे ट्रेसिंग ऑफ रखी थी, और बढ़िया यार इसके अंदर तो बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है, मतलब तगड़ी FPS निकल के आ रहे हैं। उसके बाद रे ट्रेसिंग को वेरी हाई भी करके देखा था, उसके बावजूद भी रॉ परफॉर्मेंस में भी 40-50 FPS, एंड भाई फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद तो क्या ही कहने। और अभी तक भी हमारा सीपीयू टेम्परेचर 80 से ऊपर नहीं गया। उसका रीजन साफ है, यहाँ पे वोल्टेज और क्लॉक स्पीड काफी कम है, तो इस वजह से वो गर्म हो ही नहीं रहा। देन साइबरपंक 1200p अल्ट्रा सेटिंग्स, और यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 120-130 FPS, और वरना नॉर्मल परफॉर्मेंस में 60-70 FPS के आसपास, और यहाँ पे 1200p के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है। उसके बाद रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर दिया, अल्ट्रा पे करने के बाद रॉ परफॉर्मेंस में 30 FPS, जो कि मतलब प्लेबल होते भी है नहीं भी होते डिपेंडिंग अपॉन द यूजर, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद बढ़िया 80 एवरेज FPS मिल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद मैं कंपेयर भी करके देखना चाह रहा था कि भाई 140 वॉट वाला 4060 तो कलरफुल का लैपटॉप है हमारे पास i7 वाला ना 13 जनरेशन के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो 4060 140 वॉट में थोड़े से कम FPS मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो DLSS फ्रेम जनरेशन रे ट्रेसिंग ऑफ पे खेला था हमने, और यहाँ पे GPU कम कंज्यूम हो रहा है इन्फिनिक्स के लैपटॉप में, लेकिन कलरफुल में थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। स्टिल हमारे को इन्फिनिक्स वाले लैपटॉप में ज्यादा FPS क्यों मिल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ रैम। इन्फिनिक्स में 32 GB की LPDDR5X रैम है, और यहाँ पे कलरफुल के अंदर 16 GB रैम है, तो वहां पे हमारे FPS काफी हद तक बूस्ट हो जाते हैं। और ये GPU इंटेंसिव गेम है, तभी मैं ये वाला टेस्ट करके देख रहा था। उसके बाद सेम सिनेरियो हॉगवर्ट्स लेगेसी में भी रखा है, इसमें रे ट्रेसिंग ऑन है, फ्रेम जनरेशन वगैरह लगा हुआ है, इसके अंदर भी हमारे को ज्यादा फ्रेम रेट मिल रहा है, जबकि हमारा GPU कम वॉटेज वाला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये लैपटॉप कितना सही परफॉर्म कर सकता है अपने कंपेटिटिव लैपटॉप से, जिसके अंदर ज्यादा वॉटेज वाला GPU हो भी जाए। और तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया 1440p में कैसा परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे 1440p पे वैलोरेंट ट्राई कर रहे थे, और यहाँ पे सेटिंग्स को हाई पे रखा था, एंड भाई जो नॉर्मल नेटिव रेजोल्यूशन था वैसे ही FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहे हैं 250-300 के आसपास। उसके बाद RDR2 हमने टेस्ट करके देखा सेम सेटिंग्स पे, यहाँ पे RDR2 भी आप 1440p पे बढ़िया प्लेबल FPS पे खेल सकते हो दोनों सिनेरियोज में। उसके बाद साइबरपंक टेस्ट किया रे ट्रेसिंग ऑफ पे इनिशियली, तो यहाँ पे रे ट्रेसिंग ऑफ पे बढ़िया FPS है दोनों केस में, आराम से आप खेल सकते हो। देन साइबरपंक में रे ट्रेसिंग अल्ट्रा लगा के देखी, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा के बाद फ्रेम जनरेशन के बाद हमारे को अच्छे FPS मिल रहा है, और देख सकते हो हमें GPU कंजम्पशन पूरी 8 GB तक जा रही है। एंड हमने उसके बाद लास्ट ऑफ अस भी टेस्ट करके देखा, एंड लास्ट ऑफ अस के अंदर भी हमारे को 1440p पे अच्छे FPS मिल रहे हैं। सीधा सीधा रीजन है इस लैपटॉप की अच्छी परफॉर्मेंस का। यहाँ पे CPU बिल्कुल गेमिंग के हिसाब से ट्वीक हो रखा है, यहाँ पे रैम हमारे को 32 GB मिलती है, उसके ऊपर से GPU वॉटेज भले 90 वॉट हो, लेकिन ये सारी चीजों को मिला के जो परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है वो एकदम तगड़ी है, और थर्मल्स की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एंड भाई जैसे कि हमारा 16 इंच का लैपटॉप है, तो यहाँ पे हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड मिलता है, 4 जोन RGB वाला कीबोर्ड है इसके अंदर, एंड कीबोर्ड के अंदर ना Asus टफ वाली फीलिंग
डिटेलिंग है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि साइड से आप देख रहे हो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, बीच में ब्लैक कीज है। WASD हमारा अलग से हाईलाइटेड है, उसके ऊपर बॉक्स बन रखा है। और जो इसके RGB आप इसके कंट्रोल सेंटर में जाके कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग जोन में अलग अलग इफेक्ट्स हमारे को मिलते हैं। और यहाँ पे नम पैड इंक्लूडेड है, टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, कीबोर्ड का ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ट्रैक पैड का साइज में हमारे को डिसेंट मिल जाता है, फुली क्लिकेबल वाला है, स्मूथ है चलाने में। एंड मल्टी जेस्चर्स वगैरह को ट्रैक पैड ये सपोर्ट करता है। और छेदों के मामले में लेफ्ट साइड में हमारे को एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाएगा, एक फुल साइज HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, मैक्सिमम 4K 144 हर्ट्ज तक का आउटपुट मिलेगा। एंड RTX 4060 से आउटपुट मिला है यहाँ से। एक 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट है, एक 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट है। और ये जो टाइप C पोर्ट है फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले आउटपुट एंड 100 वॉट पावर डिलीवरी तीनों को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले आउटपुट जो है वो भी DGPU यानी कि 4060 से ही मिलता है। हमारे को राइट साइड में केंजिंगटन लॉक मिल जाएगा, 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा एंड फुल साइज का SD कार्ड स्लॉट भी मिलेगा। तो जो क्रिएटर्स हैं या फिर ट्रैवलर्स हैं और SD कार्ड का आपको ज्यादा यूज रहता है, फुल साइज वाले SD कार्ड का, जो फोटोग्राफर्स वगैरह, तो उनको टारगेट करते हुए ये चीज दी है इसके अंदर। +1 है, हर किसी के काम नहीं आने वाला, बट एज एन एक्सपेंशन भी आप यूज कर सकते हो। मान लो डेटा ज्यादा हो गया, SSD भर गई है, तो उसके अंदर डेटा आप स्टोर करो, मूवीज वगैरह या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने, उसमें फास्ट स्पीड की नीड नहीं होती, तो वो एज अ स्टोरेज एक्सपेंशन यूज हो सकता है। एंड ये 2024 का लैपटॉप है, तो भैया मक स्विच इसके अंदर मिलेगा। कंट्रोल सेंटर में हमारे को सिस्टम सेटिंग मिलती है, जिसके अंदर हमारे को एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाएंगे। विंडोज की भी डिसेबल कर सकते हो, फैन वगैरह को मैक्स स्पीड पे भी डाल सकते हो। और यहाँ पे जो भाई मक स्विच की एनिमेशन है ना, इतनी बढ़िया बन रखी है, पूरा दिखा रखा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले मोड मिलेगा DGPU, जिसमें डेडिकेटेड GPU आउटपुट होता है बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए। एक IGPU वाला मोड है बढ़िया बैटरी बैकअप के लिए। एक डायनामिक मोड है जिसमें ऑटोमेटिक शिफ्ट होता रहता है। बहुत बार बता चुका हूं, नहीं पता था तो सब्सक्राइब मारो पहली बार। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर सॉफ्टवेयर इसका बहुत ही क्लीन सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। सिस्टम मोड मिल जाएंगे, इसमें ऑफिस, परफॉर्मेंस और गेमिंग मोड मिलता है। और यही तीनों मोड के बटन हमारे को नंपैड के ऊपर भी मिल जाते हैं, जो आप यहाँ पे ऑन द गो भी चेंज कर सकते हो। बाकी स्टैट्स दे रखे हैं CPU GPU के। लाइट मोड मिल जाएगा, यहाँ पे लाइटिंग कस्टमाइज कर सकते हो। और सिस्टम सेटिंग्स में आपको बता ही चुका हूँ। एंड देन भाई डिस्प्ले, जिसको आपको सबसे ज्यादा देखना है, एंड अच्छी डिस्प्ले है इसके अंदर। 16 इंचेस की IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलेगी। और ये हमारी 1200p वाली डिस्प्ले, यानी कि 16:10 वाला पैनल है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे हमारे को मिलता है, तो गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। और कलर गैमेट यहाँ पे हमने अपनी डिवाइस से चेक किया, 99% sRGB निकल के आई, 70% NTSC, 77% P3 एंड 75% Adobe RGB। और ब्राइटनेस में भी कोई दिक्कत नहीं लगी, 340 निट्स की पीक ब्राइटनेस निकल के आई। तो आराम से लिट एनवायरनमेंट में अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और कलर्स भी अच्छे हैं, तो वीडियोस या फोटोज में कलर ग्रेडिंग वाले टास्क आपको करने हैं तो आप इस पे कर पाओगे। कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। एंड ओवरऑल अगर आपको कंटेंट वगैरह देखना हो या डिस्प्ले में कोई भी काम करना हो, डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। और यहाँ पे हमारे को 1080p वाला वेबकैम मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज है। 720 नहीं डाला। बाकी आप बताओ कैसा लगा वेबकैम और माइक की क्वालिटी कैसी लगी। स्पीकर की वॉटेज तो ब्रांड ने कहीं पे मेंशन नहीं करी, मेरे हिसाब से 2.5 वॉट तक के स्पीकर हैं। डाउन फायरिंग वाले 2 स्पीकर हमारे को मिलते हैं। एंड स्पीकर लाउड है, क्रिस्प है, थोड़ा सा थंब भी महसूस होता है। ओवरऑल स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजा आएगा इस पे कंटेंट देखने में। और भाई बैटरी के एस्पेक्ट में भी लैपटॉप बढ़िया है, 70 वॉट आवर की बैटरी के साथ ही आता है। एंड बेसिक यूसेज हमने इससे निकाल के देखा, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस। और ऑफिस मोड में हमने यूज किया था, यानी कि सुपर बैटरी वाला मोड हो गया। एंड उसके अंदर यूट्यूब चला लिया, स्पीकर चल रहे थे लैपटॉप के, और बेसिक डॉक्यूमेंट वाले काम कर लिए, ब्राउजिंग वगैरह कर ली, स्क्रिप्ट वगैरह लिख ली। उसके अंदर आराम से 3.5 to 4 आवर्स का बैटरी बैकअप इस लैपटॉप ने निकाल के दे दिया। तो बैटरी बैकअप के मामले में कोई इशू नहीं है। और 210 वॉट का चार्जर आता है, जिसका ऑफिशियल बॉक्स का चार्जर है, उससे अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स लगते हैं लैपटॉप को फुल चार्ज होने में। बाकी 100 वॉट की पीडी सपोर्ट करता ही है। कोई पीडी वाला चार्जर आपको साथ लेके घूमना, ज्यादा भारी भरकम हिसाब नहीं चाहिए, तो पीडी के थ्रू भी आप इसको चला पाओगे। पीडी पे ऑब्वियसली पीक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि 110 वॉट कम हो गया ना मेन चार्जर से, तो फिर वॉटेज उस हिसाब से पूछ होती है CPU GPU की। तो ये तो हो गई लैपटॉप की पूरी बातचीत। एंड अगर इसी प्राइस पॉइंट पे हम दूसरे लैपटॉप देखते हैं, पहली बात तो इसकी लीक का कोई लैपटॉप ही नहीं है, क्योंकि ये थिन गेमिंग लैपटॉप है, 2.1 kg के आसपास है। और 2.1 kg में ऐसी स्पेसिफिकेशन और ऐसी परफॉर्मेंस के साथ कोई लैपटॉप नहीं है। स्टिल इस प्राइस पॉइंट पर अगर थोड़ा बहुत कंपेयर करते हैं, तो हमारे को Lenovo का लॉक मिलता है, i7-13620H RTX 4060 वाला, वो भी आज की डेट में 1 लाख के आसपास चल रहा है। तो अगर CPU कंपेयर करते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे को सेम परफॉर्मेंस मिलती है। GPU के मामले में वो 115 वॉट वाला है, ये 90 वॉट वाला है। बेंचमार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। एंड गेमिंग के मामले में इतना ज्यादा डिफरेंस हमारे को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 32 GB रैम के साथ आता है भाई। और यहीं पर रैम की अगर बात करते हैं, तो लॉक में 16 GB है, इसमें 32 GB है। और ये एक लौता ऐसा गेमिंग लैपटॉप है जो अंडर 1 लाख में 32 GB रैम के साथ आता है। और बैटरी के मामले में बेटर है, 70 वॉट आवर इसके अंदर, और लॉक के अंदर 60 वॉट आवर मिलती है हमारे को। एंड ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन की अगर बात करते हैं, तो इन्फिनिक्स मेरे को थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है लॉक के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे हमारे को टॉप लेड मेटल की मिलती है, बॉटम भी मेटल का मिलता है, पतला भी है, हल्का भी है। एंड मतलब थोड़ा सा प्रीमियम साइड है, ऐसा नहीं है लॉक भी बेकार है, मतलब कैटेगरी अलग है ना देखा जाए तो। उसके बाद आता है Acer Predator Helios Neo 16, हमारा सबसे फेमस i5-13500HX के साथ RTX 4050 वाला, वो भी 95-99K के आसपास चलता रहता है। प्रोसेसर के मामले में Predator थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में, सिंगल कोर में इतना डिफरेंस नहीं है, तो गेमिंग में इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। GPU के मामले में भाई बड़ा डिफरेंस है, उसके अंदर भले 4050-140 वॉट वाला हो, इसके अंदर 4060 है, 90 वॉट वाला, ज्यादा VRAM है। टेक्निकली अगर आप देखोगे जो स्पेसिफिकेशन होती है वो भी हमारे को ज्यादा मिलती है, प्लस VRAM भी ज्यादा है, तो वॉटेज भले कम हो, 4050 से डेफिनेटली
बेटर परफॉर्म करेगा, तो यहाँ तो देखो सीधा सीधा जीत जाता है अगर आप जीपीयू पर्सपेक्टिव से देखते हो। बाकी डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है। बैटरी के मामले में प्रेडेटर के पास प्लस है, वो 90 वॉट आ रहा है, ये 70 वॉट आ रहा है। एंड बिल्ड और डिजाइन की अगर बात करते हैं तो दोनों अपनी अपनी जगह भाई बहुत बढ़िया है। मतलब वो भी मेटल टॉप लिड के साथ आता है, ये भी मेटल टॉप लिड है। ये थिन सीरीज का गेमिंग लैपटॉप अगर 2.1 kg वो भारी हो जाता है, 2.4 2.5 तक जाता है, और चार्जिंग इंक्लूड करके तो क्या ही कहने भाई साहब, तो कंधों में ज्यादा जोर चाहिए वहां पे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक लैपटॉप है Asus का टफ 12700H के साथ 4060 वाला, जो 1 लाख के आसपास ही चल रहा है आज की डेट में। 12700H और i9 3900H सेम परफॉर्म करते हैं, मतलब जैसे इनके नंबर निकल के आ रहे हैं लैपटॉप्स के, तो उस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। जीपीयू पे सेम पॉइंट अप्लाई होता है, जो मैं आपको लॉक में बता रहा था, वो भले ही 140 वॉट हो, ये भले ही 90 वॉट हो, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिलेगा, बट वो इसका जो डिफरेंस है वो इसका रैम से भाई काफी हद तक कवर हो जाता है। एंड बैटरी के मामले में टफ इज बेटर, 90 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। लेकिन जो डिस्प्ले का केस है ना, डिस्प्ले में टफ के अंदर वही 100% RGB है, 1080p पैनल है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर ब्राइटनेस अच्छी नहीं है। 280 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, इसके अंदर 300 प्लस निट्स की ब्राइटनेस है, टू बी स्पेसिफिक 340 निट्स की ब्राइटनेस है, तो वहां पे ये डेफिनेटली बेटर है। बाकी बिल्ड और डिजाइन के मामले में सब्जेक्टिव है, किसी को टफ पसंद आ सकता है, वो हैवी गेमिंग लैपटॉप वाली सीरीज है, ये थिन वाली सीरीज है। और बात आती है रैम की, तो एनी टाइम इन्फिनिक्स विनर। तो भाई देखो, अगर 1 लाख के आसपास का आपका बजट है और आप एक अच्छा जीपीयू वाला लैपटॉप देख रहे हो, साथ में उसके अंदर तगड़ा प्रोसेसर मिल जाए जिसके अंदर है i9 3900H, और इस सबका सबसे बेस्ट पॉइंट यही है कि भाई ये हल्का है। 2.1 kg जो वेट अचीव करा है ना, वो इसी वजह से अचीव करा है। तो अगर हल्का गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो आप ये चेक कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में, परफॉर्मेंस, थर्मल्स, हर चीज जो आपने इस वीडियो में देखी, मेरे को ऐसा कोई कमी लगी जिस प्राइस में आता है। बाकी आपके थॉट्स मैं कमेंट्स में जरूर पढ़ूंगा। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक मारो, पहली बार सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।